बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उसका हमने एक फ़र्स्ट हाफ कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। उसको जो हमने यहाँ तक आपने देखा था कर लिया था कि एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन उससे आगे जो हमारा फर्दर वेव फंक्शन तक का जो सफ़र है वो बड़ा बाकी है। तो उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। आज तो ये क्वेश्चन का सारा रिव्यू है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन पिछला लेक्चर जब तक आपने नहीं लिया होगा तो ये आपकी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में लैम्डा आपकी वैल्यू फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू बेटा यहाँ से n पाई ओवर a हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी साइज इक्वल टू a साइन ऑफ n पाई ओवर a इंटू एक्स। अब ये वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास समझ ले आ गई है, लेकिन आपने देखा था कि हमने जो पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो वेव फंक्शन है वो साई की भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती और ना ही साई स्टार की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो हम साई स्केयर की बात करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जब हमने टॉपिक पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्केयर, तो उसमें हमने ये डिस्कस की थी कि साई स्केयर एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के वाले से। तो आपको याद होगा वहाँ हमने ये बात डिस्कस की थी कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वहाँ आपको याद होगा हमने एक अप्लाई की थी, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रल ऑफ साई स्केयर जो होता है बिटवीन लिमिट्स, जो भी उसकी बॉक्स की लिमिट है, यहाँ हमने वहाँ पढ़ा था -∞ टू +∞। तो यहाँ आंसर हमारे पास बेटा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब इस साई की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे तो ये साई स्केयर है, तो ये भी ए स्केयर हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा जैसे होता है, तो ये साइन स्केयर ये सारा एंगल है, वैसे का वैसे ही साथ जो है वो आप लिख देंगे। उसके बाद ए स्केयर बेटा कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसको बाहर लिख देंगे, कुछ और नहीं किया। उसके अलावा देखें ये साइन स्केयर थीटा, ये मैंने एक साथ लिखा हुआ है रिमेंबर, ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है बेटा, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोज ऑफ 2 थीटा ओवर 2। क्या मतलब, जब भी साइन स्केयर के साथ जो थीटा होगा, एंगल होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 1 माइनस कोज ऑफ 2 थीटा, यानी कि जो भी थीटा है उसको डबल कर दें। यानी कि उसको इस तरह याद रखें, वो जो स्केयर है वो थीटा के साथ उसका कोफिशिएंट बन गया है और वही स्केयर नीचे भी आ गया है। इसको याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा मतलब ये कोई डेरिवेशन में नहीं ऐसा आता, लेकिन इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए याद रख लें कि साइंस के, क्योंकि हिंट कहते हैं इसको, कि जो जिसको टोटका भी कह सकते हैं आप, कि साइंस के थीटा में कैसे लिखना है आपने, 1 माइनस कोज में कन्वर्ट कर देना साइन को, और जो उसकी पावर है उसकी जो थीटा के साथ उसका कोफिशिएंट बना देना है, और उसी 2 को नीचे से आपने डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास क्या है, n पाई x ओवर a, तो इसके साथ सिर्फ 2 लगाना है, इस सारे को थीटा समझ लें आप, तो 2 सिर्फ लगा देना, बाकी सारा फार्मूला यही है जो आपने याद करवाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। देखें 1 माइनस हमने लगाया, 1 माइनस कोस वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया, थीटा की जगह यहाँ पे ये एंगल है, जो भी एंगल होगा उसका 2 आ जाएगा, और नीचे 2 आना था, 2 नीचे आना था ना, जैसे यहाँ 2 नीचे है, वो 2 मैंने बाहर पहले ही बाहर लिख लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ए स्केयर ओवर 2 कैसे है, ए स्केयर तो यहाँ से बाहर आ गया, इधर जो 2 नीचे आना था वो हमने बाहर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटा देखें कि हमने जो है ये साइन है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ, जैसे आप स्केयर रूट लेते हैं तो उसका साइन लगाते हैं, इस तरह यहाँ पे भी जैसे डिफरेंशिएशन है उस, वो भी एक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो ऑपरेटर होता है, तो इसी तरह इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है, जिसको हम फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास एक नया फंक्शन या नई वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 की अलग इंटीग्रेशन करें तो बेटा उसका आंसर जो है हमारे पास x आता है, ये याद रखना आपने। 1 की जब भी इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर बेटा क्या आएगा, x, तो ये आपने याद रखना है। ये पीछे अगर मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह उस पर टॉपिक बना दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन अब फिलहाल आप याद रखें कि 1 की इंटीग्रेशन करें तो बेटा आंसर क्या आता है, x। और आपको याद होगा हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बात बताई थी, जो साइन की डिफरेंशिएशन कोज होती है और कोज की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन जो होती है डिफरेंशिएशन का उलट होती है, तो यहाँ कोस का साइन तो आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में कोस का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ कोस का सिर्फ साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये माइनस पहले से फॉर्मूले का साथ है, दोबारा से सुने, डिफरेंशिएशन में कोस का माइनस साइन आंसर आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोस का साइन तो होता है, वही होता है, लेकिन माइनस साइन नहीं होता, ये बात याद रखना आपने।
तो कोस का साइन हो गया। उसके बाद आपको बात याद बताई थी कि आपने देखना है कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, टू भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। तो आप याद करो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने जब ये डिफरेंशिएट किया था तो मैंने कहा था एक्स वेरिएबल है, इसके अलावा ये सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, आपको याद होगा हमने शुरू में मल्टीप्लाई किया था बेटा, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ चूंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उलट है तो आपने इसको उल्टा करके लिखना है, यानी वहां मल्टीप्लाई किया था, इसको ऐसे कहें यहाँ डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे इस 2n पाई ओवर a को तो 2n पाई नीचे आ जाएगा और ये a ऊपर चला गया। अगर डिफरेंशिएशन होती तो 2n पाई ऊपर होता और a नीचे होता। क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो एंगल को वहां भी शुरू में लिखते थे, यहाँ भी शुरू में लिखेंगे जो कांस्टेंट फिगर्स हैं। लेकिन फर्क क्या होगा कि वहां हमने एज इट इज लिखा था शुरू में, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, उसको उल्टा करके लिखेंगे, इसको सिंपली ये कह सकते हैं डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जो है वो, जो कि बायो वाले बच्चों के लिए है, जो मैथ जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तो सिंपल है, उनको याद है कि कोस का साइन होता है, एंगल को हम शुरू में डिवाइड कर देते हैं, बस जो भी है वेरिएबल के अलावा जो हिस्सा होता है। उसके बाद ये लिमिट है 0 टू ए बॉक्स की लेंथ होती है। जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। ये आपने काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में, अगर आपने काइनेटिक्स अगर आपको याद हो तो ये लिमिट आपने बेटा अप्लाई कर दी है 0 टू ए। अब लिमिट लिख दी है। लिमिट अप्लाई करने का तरीका बेटा क्या होता है, जहां जहां वेरिएबल होता है, ये एक्स वेरिएबल है तो वहां अपर लिमिट पुट करते हैं। एक्स की जगह पहले क्या आ जाएगा ए, क्योंकि एक्स 0 से ए का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे फर्ज करो ये 10 सेंटीमीटर का बॉक्स है सपोज करें, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है ए की जगह हमने जो एक्स वेरिएबल है उसकी जगह हमने अपर लिमिट का तो उसका आखिरी बाउंड्री ए लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स की जगह ए लगा देना है, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर हम लोअर लिमिट लगाते हैं 0। तो वो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स की जगह भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी एक्स की जगह 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट पुट जरूर करते हैं लेकिन यहाँ हम पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि 0 है, एक्स की जगह 0 पुट करें तो वो भी 0 हो जाएगा, साइन के साथ जो एक्स है उसमें उधर 0 पुट करें तो सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। उसके बाद जो अपर लिमिट के साथ ताकि हम रहेंगे, उसके बाद मजीद आसानी क्या हो गई कि हमने भी पीछे पढ़ा था कि साइन का जो एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, जब भी एन पाई के बराबर जब भी साइन का एंगल हो उसका आंसर भी बेटा 0 आता है। तो यहाँ भी तो देखो वही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन का एंगल है, तो ये फिर 0 हो गया सारा, ये सारा 0 हो जाएगा तो a माइनस 0, तो सारी इक्वेशन तो खत्म हो गई। तो हम देखें कितनी शॉर्ट वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, a स्केयर ओवर 2 इंटू ए ओनली इज इक्वल टू ये वाला 1, क्योंकि ये सारा फैक्टर बेटा क्या हो गया है, 0 हो चुका है। तो a स्केयर ओवर 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा। अब जो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका साथ ही हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। बेटा क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो a की वैल्यू आ गई जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अगर आप गौर करें तो हम शुरू से चले थे तो हमने पहले b की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो 0 हो चुकी थी। अब हमारे पास जो वेव फंक्शन तो ये आ चुका है, लेकिन इसमें a नहीं हमें पता क्या है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारे हमने जो है वो मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 ओवर a स्क्वायर रूट ऑफ, अब साई की वैल्यू दोबारा ये वाली दोबारा हम निकालिए तो a जस्ट पुट करना है इसमें, तो क्या आ गया 2 ओवर a स्क्वायर रूट। अब लेकिन हमने कहा था कि साई की कोई वैल्यू फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखती, तो इसको हम बेटा क्या लिखेंगे, साई स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, साई स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर के साथ ये एंगल आ जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी जो टॉपिक कंप्लीट, जिसको हमने 2 हिस्सों में किया। अगर पार्ट 1 आपने नहीं सुना तो पार्ट 2 का आपको कोई फायदा नहीं होगा। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमने क्या देखा कि जो वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी प्लेस इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हमने कहा था साई स्केयर, पहले साई कैलकुलेट करते हैं फिर उसका स्केयर ले लेते हैं, तो हमारे पास साई जो है स्केयर आ जाता है, तो ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको फायदा अगले सेमेस्टर में ज़्यादा होगा। इस सेमेस्टर में इतना लंबा क्वेश्चन एज इट इज़ आता नहीं है पेपर में, लेकिन
मेरी जिम्मेदारी यही होती है, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि बच्चे को मैं तफसील के साथ करवाऊँ, ताकि आगे अगर कल को उसको पढ़ाना भी पड़े या उसको अगले सेमेस्टर में भी उसको आसानी हो। जब टीचर उसको पढ़ाते हो ये कहे कि आपने फोर्थ सेमेस्टर में ये बात पढ़ी थी, तो बच्चा ये ना कहे कि मैंने तो उसका तो पढ़ा ही नहीं था या सर ने कराया नहीं था। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तफसील के साथ आपको वो कंसेप्ट क्लियर करूँ। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है 2-3 स्टेप्स की जगह पे जहाँ पर वो याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने ये बताया, इसका तरीका आसान बताया याद करने का। तो उसके अलावा ये जो उसके वैसे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कही थी वो याद करनी पड़ेगी, उसका सोल्यूशन सेट। उसके बाद मैंने बताया था कि 90% काम जो होता है वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि वैल्यू को इधर ले गए, इसको इधर पुट कर दिया, उधर कर दिया। लेकिन जो 20% या 10% काम होता है जो याद करने वाला होता है, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा, अगर जिन्होंने मैथ पढ़ा उनके लिए तो ये भी स्टेप्स कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेप बताया, कोस का साइन होना है, डिफरेंशिएशन में कोस का माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस नहीं आना, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ वही है। फिर एंगल को शुरू में लिखते हैं वेरिएबल के अलावा और उसको मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि बेटा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपके स्टेप्स कुछ थे। अदरवाइज ये टॉपिक जो है वो आपको इसको 2 दफ़ा लिखें, 3 दफ़ा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तैयार हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप।